वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी वाईटी। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम क्लास 9 का एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर। तो जो ये चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है मैटर, और सेकंड चैप्टर पढ़ रखा है आपने कि मैटर प्योर है या नहीं है। तो अब हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो मैटर आखिर बना किस चीज़ से है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, जो है एटम। और इसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो बहुत डिटेल में। तो एक वन शॉट वीडियो है, इसलिए हम सब कुछ ना बताते हुए जो मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, 500 BC में जो महर्षि कनद थे, उन्होंने ये फिलॉसफी दी कि अगर हम किसी मैटर, किसी पदार्थ को डिवाइड करते जाएं तो हमें ऐसा एक टाइम आएगा कि जब हम स्मॉलेस्ट यूनिट तक पहुंच जाएंगे कि अब हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को उन्होंने नाम दिया था परमाणु। परमाणु मतलब वो स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी मैटर की जिसको अब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही दूसरे फिलोसफर थे जिनका नाम था फकुदा कात्यायन। उनने भी ये सेम फिलॉसफी दी थी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर ही एक मैटर बनता है, और जो मैटर है कंबाइंड फॉर्म में रहता है। उसी टाइम पीरियड के आसपास जो ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, तो इन दोनों ने भी वही सेम फिलॉसफी कुछ बताई, बस इंग्लिश लैंग्वेज में। मतलब सबसे पहले कहाँ फाइंड हुई थी फिलॉसफी? इंडिया में। डेमोक्रिटस ने भी यही सेम चीज़ कही कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएं तो हम एक ऐसे स्टेज पर पहुंचेंगे जहां अब उनसे नहीं डिवाइड कर सकते, अब वो इंडिविजुअल बन चुका है। और डेमोक्रिटस ने इसे नाम दिया था एटम, जिसका मतलब है इंडिविजुअल। ये पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, एटम का मतलब क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? इंडिविजुअल। एंटोनी एल लावाइजर ने हमें 2 लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो वो 2 लॉज कौन कौन से, चल देखते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है, तो देखो पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ में क्या है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ नीचे दिए गए हैं एक्टिविटी में। तो देखो, आप चाहे कुछ याद रखो चाहे ना रखो, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो देखो एक बार हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट कहती क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो ये कहता है कि ये जो लॉ कहता है कि कोई भी मास ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब अगर हम 5 ग्राम सोडियम और 5 ग्राम ही कैल्शियम डाल रहे हैं, तो जब ये रिएक्ट करेगा वो आखिर में 10 ग्राम ही रहेगा। कोई उससे ना ज़्यादा होगा ना ही उससे कम होगा। अब दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ में क्या बताया गया है? इस लॉ में ये बताया गया है कि जो एटम्स होते हैं वो छोटे छोटे होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं और बनाते हैं एक मॉलिक्यूल या फिर एक एलिमेंट। जो हमारा जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास कैसे रहता है? ऑलवेज 1:8 के फॉर्म में रहता है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर रहेगी तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहेगी, तब जाकर 9 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। उसी तरीके से अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अगर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रहेगी तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होना ज़रूरी है अगर आपको 17 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाना है तो। और यहाँ ये भी लिखा है वट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड। मतलब अगर आप चाहे नाले का पानी लो, चाहे आप कहीं पानी को फेंक दो, कहीं का भी पानी लो, बिस्लेरी लो, चाहे नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर लो, कोई सा वाटर लो, हर जगह आपको यही फॉर्मूला मिलेगा H2O। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। यही प्रोपोर्शन में वाटर हमेशा आपको मिलेगा। ना कभी आपको H3 नहीं मिलेगा, ना ही O2 मिलेगा। हमेशा आपको H2O के फॉर्म में ही वाटर मिलेगा। रोस्ट ने हमें डेफिनेशन दे दी। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी एलिमेंट में जो एटम्स होंगे वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रहेंगे, और अगर फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं रहेंगे तो फिर वो एक एलिमेंट नहीं बन पाएंगे। तो देखो अभी नया बंदा कौन है? तो जॉन डेल्टन ने
बताया कि ये जो एंटोनी एल लवॉइजर और जो प्रूस्ट ने जो दे रखी है जो दो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस, ये थोड़े अधूरे अधूरे से हैं, तो उन्होंने इसको डेफिनेशन में लगाकर टोटल हमें 6 डेफिनेशन दी। तो चलिए अब उन डेफिनेशन को हम देखते हैं। देखो, उनने पहली डेफिनेशन में ये कहा कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं। और सेकंड में उन्होंने ये कहा कि जो एटम होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, ना ही वो क्रिएट किए जाते हैं, ना ही वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कि जो अगर किसी एक एलिमेंट का कोई भी एटम है वो हमेशा आइडेंटिकल मतलब सेम रहेगा मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। आगे जाकर वैसे झुठलाया गया क्योंकि आइसोटोप्स और आइसोबार्स नाम की भी चीज़ें होती हैं, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा, बट अभी के लिए आप इतना ही देखिए। और फोर्थ में उन्होंने कहा कि जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उनका डिफरेंट मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, मतलब उसका वाइस वर्सा है थर्ड का। और फोर्थ और फिफ्थ में उन्होंने कहा कि एटम होते हैं कंबाइन होते हैं रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ताकि वो कंपाउंड बना सकें। कि किसी भी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर होते हैं, मतलब जो एटम्स के जो नंबर होते हैं और जो इस काइंड के एटम है हमेशा सेम रहते हैं, कभी वो चेंज नहीं होते। जैसे अगर वाटर है तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा और कोई एटम नहीं आएगा, या फिर उनका रिलेटिव नंबर भी चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, बट इस एटम एटम क्या चीज़ है। तो देखो यहाँ बताया गया है कि जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, हम कहते हैं कि सबसे छोटी यूनिट क्या है बिल्डिंग की, एक ब्रिक। और उस ब्रिक की भी अगर छोटी यूनिट पर जाएँ तो वो है, और वैसे ही अगर हम सैंड की भी छोटी यूनिट पर जाएँ तो वो है एटम। तो देखो अब बताया गया एटम के साइज़ के बारे में। एटम आखिर है कितना बड़ा, एटम बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने स्मॉल होते हैं। उनका जो रेडियस है वो नापा जाता है नैनोमीटर में। तो देखो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर, ये होता है 1 नैनोमीटर। वाटर के मॉलिक्यूल कितना होता है 10⁻⁹। ग्रेन ऑफ सैंड 8 वाटर मिल का इसमें दे रखा है। तो देखो अब डाल्टन ने कहा कि अगर हम बार बार अगर लिखते हैं कि कोई हमें डेफिनेशन लिखनी है और उसमें बार बोल रहे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ऐसे हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा साइंस लंबी हो जाएगी, जो हम नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कुछ सिंबल्स निकाल दिए ताकि जब भी हम लिखें तो हम सिंबल्स का यूज़ करें, ना कि बार बार हम अल्फ़ाबेट्स की वजह से हाइड्रोजन है या कोई भी एलिमेंट लिखते रहें। तो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स का यूज़ कराया, और एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था बेर्जेलियस। उनने सजेस्ट किया कि जो नाम होना चाहिए एलिमेंट्स का वो एक या दो लेटर के का होना चाहिए, वो उनके फर्स्ट वर्ड से जो शुरू शुरू में आता है। तो देखो जैसे हाइड्रोजन का इन्होंने कुछ ऐसा दिया, कार्बन का बिल्कुल ब्लैक और दे रखा था, ऑक्सीजन का बिल्कुल वाइट दे रखा था, फॉस्फोरस का ये थ्री लाइन्स दे रखी थी इस बीच में, सल्फर में 4 लाइन, आयरन में आई लिख दिया था, और सिल्वर में एस, लीड में एल, कॉपर में सी, और गोल्ड में कुछ अलग था, इसमें 8 साइड में थी ट्रायंगल शेप थोड़ी सी, और बीच में था जी बना हुआ, और प्लेटिना और मरकरी। जो नेम डिराइव हुए, जो नेम लगाए गए, वो नेम आखिर आए कहाँ से। तो शुरू शुरू में क्या होता था कि जहाँ से वो पाए गए हैं वो एलिमेंट, वहीं का नाम रख दिया जाता था। जैसे जो कॉपर है उसको सी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो साइप्रस से पाया गया है। और दूसरा तरीका ये था नाम रखने का कि जिस कलर के हैं वो उसी कलर का उनको नाम दे दिया जाए। जैसे गोल्ड जो है वो इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है येलो, इंग्लिश में गोल्ड वर्ड होता है इसका मतलब होता है येलो, तो उसी से जो एलिमेंट है उसका नाम गोल्ड रख दिया गया। नाउ डेज IUPAC मतलब जिसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आपको याद रखना है, ये 1 मार्कर में आ सकता है। तो इन्होंने आजकल नेम अप्रूव कर दिए हैं एलिमेंट्स के। वो जो नेम होते हैं वो फर्स्ट 2 लेटर्स के बने होते हैं, जिसमें पहला लेटर जो होता है वो अपर केस मतलब बड़े लेटर्स में होता है, और जो सेकंड लेटर है वो छोटे लोअर केस मतलब छोटे लेटर्स में होता है। जैसे एल्यूमिनियम AL होता है, AL नहीं, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। और वैसे ही CO जो कोबाल्ट होता है
वो ये वाला सी होता है। अगर आप बड़ा लिख दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो तो आपने क्या देखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो नाम होता है उसमें पहला जो लेटर होता है वो अपर केस में होता है और दूसरा लेटर होता है वो लोअर केस में होता है। Symbol of some element are formed from the first letter of the name and letter appearing later in the name. Example chlorine and zinc. तो देखो जैसे इनका जो नाम है अब उनका नाम तो रख लिया, अब इनके नाम को भी थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में देखनी थी। तो देखो इसके लिए जो फर्स्ट लेटर है पहले उसको चुना गया और दूसरा लेटर जो है वो चुना गया जो उसके नेम में थर्ड प्लेस या फोर्थ प्लेस पर कहीं आ रहा है। जैसे क्लोरीन में जो क्लोरीन का रखा गया Cl, सी है फर्स्ट लेटर और एल है थर्ड लेटर। और जिंक में रखा गया Zn, जिंक है फर्स्ट लेटर और एन है थर्ड लेटर। और जो दूसरे सिंबल हैं वो लैटिन, ग्रीक और जर्मन से लिए गए। जैसे आयरन होता है आयरन का है Fe, Fe क्यों रखा गया क्योंकि इसका लैटिन में नेम है फेरम। और सोडियम का Na इसलिए रखा गया क्योंकि इसका मतलब है नेट्रियम। और पोटेशियम का K इसलिए रखा गया क्योंकि इसका नाम लैटिन में है कैलियम, इसलिए इनका नाम ऐसे रखा गया। तो ये एलिमेंट की टेबल है, आपको बहुत अच्छी से याद करनी है, आपके बहुत काम आएगी। और जो केमिकल फॉर्मूला आगे आप लिखेंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो एटलीस्ट आपको जितने लिखे हैं उतने तो बिल्कुल याद होने चाहिए। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।